महजबील कौन? यस हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं श्री संकल्प क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आप सभी प्यारे बंधुओं का श्री संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बंधु आकर के बता दो कि कितने बंधु देख रहे हैं यहाँ पर। सभी आ जाएं, एक बार जुड़ जाएं मुझसे और फिर उसके बाद में हम क्लास का प्रारंभ करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बहुत बढ़िया सी क्लास है। आपको पता ही है कि पिछली क्लास का अगला पार्ट आज हम लेकर के आए हैं और अगला पार्ट है राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित या राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी हमने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हासिल की थी। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, इसलिए आप सभी आकर के बता दें मुझे कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। राजेश सेवदा गुड इवनिंग, नमस्कार करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास से, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करते रहें आप बराबर, ताकि मुझे ये लगे कि आप देख रहे हैं और क्लास का आनंद ले रहे हैं। सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं। नमस्कार करते हैं राजेश कुमार पचार जी, नमस्कार आपको, नमस्कार गुड़िया, नमस्कार दिनेश कुमार जेएमआरसी गुड इवनिंग, नमस्कार करते हैं आप सभी प्यारे बंधुओं को। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं क्लास से, क्लास को लगातार शेयर कर दें और जितने भी आपके मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पे शेयर कर दें ताकि बात सब तक पहुंचे। जगदीप जी मीणा गुड इवनिंग, नमस्कार करते हैं जगदीप भाई। चलिए आज की जो क्लास है हमारी वो बहुत प्यारी सी क्लास है। इस क्लास का सेंस आपको तब समझ में आएगा जब परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। देखिएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान के ज्योग्राफी से संबंधित ज्यादातर प्रश्न इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि लगभग अगर राजस्थान का ज्योग्राफी देखा जाए तो राजस्थान के भूगोल में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को समझने के बाद राजस्थान के और बाकी सारे टॉपिक हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दें क्लास को। फिर स्टार्ट करते हैं और नमस्कार कहकर के, गुड इवनिंग कहकर के आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं प्यारे दोस्तों। थंबनेल दिखा करके मुझे कहें कि हाँ सर आपके वॉइस और आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो प्रॉपर हम तक पहुंच रही है, तो क्लास का प्रारंभ किया जाए। जल्दी से मुझे बता दो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद क्लास का। शाबाश, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो लाइव, जितने भी लाइव स्टूडेंट देख रहे हैं सब गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं मेरे दोस्तों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितने देख रहे हैं पूरे मन से देखिएगा और एंड तक देखिएगा क्लास को। सुमन वर्मा जी नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी प्यारे दोस्तों को हार्दिक बधाइयां। आज की जो क्लास है वो बहुत प्यारी सी क्लास होने वाली है। इसमें से लास्ट में जाते जाते मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, क्वेश्चन भी करूंगा, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आपके पास में होंगे, ऐसी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चलिए खैर प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का। जितने बच्चे देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है, जितने देख रहे हैं अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को सब तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है बच्चों वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? एक बार ये बता दे मुझे कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है ना, ये बता दे एक बार, मैं चेक कर लेता हूं। गुड इवनिंग एस खटाना जी, सुनील कमल जी गुड इवनिंग, नमस्कार करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बहुत बढ़िया सी क्लास है, आपको पता ही, प्रश्न भी पूछूंगा मत बच्चों, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? एक बार ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही है, अच्छे से आवाज आ रही है। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम भौतिक प्रदेशों से संबंधित चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कल की यानी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था उसकी बात कर लेते हैं। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। देखो प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश क्या टॉपिक था बंधुओं? भौतिक प्रदेश। बहुत प्यारा सा टॉपिक है,
भौतिक प्रदेश। अब भौतिक प्रदेश से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आप और हम कर चुके थे उसकी बात कर रहे हैं। देखो भौतिक प्रदेशों को अगर हम साहित्यिक आधार पर देखें, साहित्यिक आधार पर देखें, किसके आधार पर प्यारे दोस्तों, साहित्यिक आधार पर देखें तो हम कहेंगे कि भौतिक प्रदेश 3 प्रकार के हैं या 3 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं? 3 भागों में बटे हुए हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो कौन से 3 भाग हैं ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से वो 3 भाग हैं जिनमें हमने साहित्यिक आधार पर भौतिक प्रदेशों को बांट दिया है। तो पहला हमारा था कौन सा? मरु प्रदेश। मरु प्रदेश हमने पिछली क्लास में भी इन चीजों पर चर्चा की थी। सेकंड और दूसरे की बात करें तो मेरु प्रदेश। मेरु प्रदेश बिल्कुल ठीक है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मालव प्रदेश। ये बात तो आपको समझ में आ ही चुकी है प्यारे बंधुओं। मरु प्रदेश, मेरु प्रदेश और मालव प्रदेश ये तो है साहित्यिक आधार पर। आप यूं कह सकते हैं कि जितना भी राजस्थान में साहित्य रचित हुआ या साहित्य पर बातचीत हुई तो हमारे पूरे राजस्थान के लिए हमने कौन से शब्द काम में लिए हैं? एक जो मरुस्थली क्षेत्र है प्यारे दोस्तों उसके लिए हमने, या फिर रेगिस्तान के लिए, रेतीले भाग के लिए हमने मरु प्रदेश कहा है। तो इसको हम कह सकते हैं मरुस्थल, मरुस्थली भाग या मरुस्थली प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश के लिए हमने एक शब्द काम में लिया, मरु प्रदेश। अगर मैं बात करूं जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है उसके लिए हमने कहा मेरु प्रदेश। इसको आप हमारे राजस्थान में कौन सी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि अरावली के भाग को साहित्य में हमने मेरु प्रदेश कहा। और अगर जो पठारी भाग है उसकी बात करें तो पूरा का पूरा पठारी भाग हमारा किस नाम से जाना गया प्यारे दोस्तों? मालव प्रदेश के नाम से जाना गया। क्लियर सी बात है, समझ में भी आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कल तक की बात थी। और अगर उसके बाद में बात करें हम तो हमने कहा था कि पूरे के पूरे राजस्थान को हम कुछ पार्ट में भौतिकता के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, निर्माण काल के आधार पर 4 पार्ट में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? 4 भागों में बांट लेते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनकी बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम में जब हमने क्लास का एंड किया था पिछली क्लास में। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं जरा देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले हमने देखा था कि एक पार्ट का नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है प्यारे दोस्तों, यही नाम रखा था हमने। और इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो दूसरा पार्ट है उसका नाम था मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली प्रदेश, ठीक है। अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो कहा था हमने कि पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग बहुत प्यार से समझने की जरूरत है आपको इस चीज को। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट वाला जो पार्ट था हमारा वो था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश माय डियर? पठारी प्रदेश, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना? सभी बंधुओं हंस करके जवाब दो, मुस्कुरा करके जवाब दो कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसको पूरे के पूरे को जो मोटी बातें हैं उनको रैंडमली हम देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद अंदर की बात करेंगे, ठीक है। राज की बात निकाल करके लाएंगे हम कि क्या क्या इनसे संबंधित खास बातें हैं। तो 3-4 पॉइंट इनके बारे में जो मोटे हैं वो तो आपको याद रखना ही रखना है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में यहां से सीधे प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों तो क्षेत्रफल की बात कर सकता हूं कि क्षेत्रफल कितना कितना है। तो यहां पर मैं एक बार बता दूं आपको कि इस कोने को मैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखना, क्षेत्रफल उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है? पर मरुस्थली प्रदेश। पूरे राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर मेरे दोस्त? 61.11% भाग पर किसका विस्तार है? मरुस्थल का विस्तार है। क्लियर है? ये बात मोटी बात है, समझ में भी आई। अगर अरावली की बात करें तो पूरे राजस्थान का 9% अरावली के अंतर्गत आता है। पूरे राजस्थान का कितना परसेंट अरावली के अंतर्गत आता है? 9% अरावली के अंतर्गत आता है। और फिर यदि पूर्वी मैदानी भाग की बात की जाए
तो पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत पूरे राजस्थान का 23% हिस्सा आता है। कितना परसेंट हिस्सा आता है प्यारे दोस्त? 23% हिस्सा आता है। क्लियर सी बात है। अगर हम आगे की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों के अंतर्गत 6.89% क्षेत्रफल आता है। क्लियर सी बात है, समझ में आ गई होगी ये बात। बहुत सिंपल सी बात है। पूरा क्षेत्रफल, पूरे राजस्थान को हमने क्षेत्रफल के आधार पर बांट दिया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांट दिया है। कौन से भौतिक प्रदेश का कितना परसेंट हिस्सा है ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो शेयर कर दे क्लास को, ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुंच जाए। बिल्कुल सुनील जी, फुल आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों की यहाँ पर जनसंख्या कितनी कितनी निवास करती है, कौन से भौतिक प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग या कितना प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर पूरे राजस्थान में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसका 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो एक बड़ा प्रश्न निकल करके आया, इस बात को याद रखना, आगे काम में आएगी। एक बड़ा प्रश्न निकल करके आया कि पूरी दुनिया का ऐसा मरुस्थल जो जनसंख्या की दृष्टि से समृद्ध मरुस्थल है या फिर वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। याद रह जाएगा, पूरी दुनिया में केवल एक ऐसा मरुस्थल हमारे राजस्थान का मरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार के मरुस्थल का विस्तार यूं तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन मैं भारत की बात करूं तो सर्वाधिक राजस्थान में इसका विस्तार है। और ये मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है पूरे विश्व में जो जनसंख्या के लिहाज से समृद्ध मरुस्थल माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर सी बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भाई? कुल जनसंख्या का 40% भाग अकेले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसमें कुल जनसंख्या का 10% लोग निवास करते हैं। राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है उसका 10% हिस्सा, 10% जनसंख्या कहां निवास करती है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, या फिर यूं कह सकते हैं कि वे जिले जिनमें अरावली का विस्तार है, इन जिलों में पूरी राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, फिर अगली बात पर चलते हैं, पूर्वी मैदानी भाग की बात करते हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग में कुल जनसंख्या का, याद रखना प्यारे दोस्त, 39% जनसंख्या निवास करती है। 39% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसका 39% अकेले किसमें है? पूर्वी मैदानी भागों के अंतर्गत आती है। तो बात एक समझ में आई होगी आपको कि भाई जनसंख्या सर्वाधिक, पहले तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए चलिए, कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कुल राजस्थान की जनसंख्या का कितना % जनसंख्या निवास करती है? इसका जवाब देकर के मुझे फटाफट से बता दो। हाँ जी, जितने भी दोस्त देख रहे हैं फटाफट से जवाब चाहिए भैया, आपसे मुझे जवाब चाहिए। फटाफट से जवाब चाहिए। दक्षिण पठारी प्रदेश, एक बच्चे का जवाब पहले ही आ चुका है, राजेश सेवदा पहले ही जवाब दे चुके हैं। और दक्षिण पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या जवाब दे रहे हैं। और दक्षिण पठारी प्रदेश में 7%, क्या पहले वाले किस चीज का आंसर दिया बेटा? आपने क्षेत्रफल का आंसर दिया होगा मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से। तो फटाफट से मुझे जवाब दें कि ये जो प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जल्दी से जवाब दे दें। राजेश कुमार पचार जी कह रहे हैं कि 11% है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। 40 और 10 कितने होते हैं? 40 और 10 कितने होते हैं? 50। 50 और 39 कितने होते हैं? आप सब समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए आपको लास्ट वाले प्रश्न का, या फिर जो लास्ट में हमने बात पूछी है उसका जवाब देने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जितनी बुद्धि ईश्वर ने आपको प्रदान की है, गिफ्ट में दी है, उसको काम में लीजिए मेरे दोस्तों। फटाफट से जवाब दें। 11%। 2 ही बच्चों का जवाब आया अभी तक, राजेश कुमार पचार, राजेश सेवदा। ये राजेश दोनों के दोनों बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो जवाब सही दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप सब भी याद कर लीजिएगा, कितना % जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है सबको बात? ये बात क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़े ना, चलो आगे की बात करते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम बात करें किसकी, अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर जो
कुल वर्षा, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा, या फिर यूं कह सकते हैं कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में कितनी वर्षा प्राप्त होती है, या फिर इनकी उत्पत्ति से संबंधित बात कर लेते हैं कि किसका कौन सा अवशेष माना जाता है। तो उत्पत्ति से संबंधित ये बहुत बड़ा सा प्रश्न मन करने के लिए निकलता है। तो जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण किसके स्थान पर हुआ, बस ये बताना है आपको। तो सीधी सी बात है, आपको मैं कई बार कहता हूं कि आज का जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है, वहां पर पहले तेथिस सागर हुआ करता था। तेथिस सागर हुआ करता था। बहुत आसान सी बात है प्यारे दोस्तों, किसका अवशेष माना जाता है मरुस्थलीय भाग को? तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं अरावली की, तो अरावली, राजस्थान का अरावली जो भौतिक प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है माय डियर, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। क्लियर है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रही है बात? अगर मैं बात करूं पूर्वी मैदानी भागों की, तो कहना ये तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तेथिस सागर, यहां पर भी पहले तेथिस सागर हुआ करता था। और बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की, तो यहां पर गोंडवाना लैंड, यानी ये भाग भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल क्लियर सी बात है प्यारे दोस्तों। अब इस बात को समझने का प्रयास करें आप। देखना ये चार्ट जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें भाई, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो 4 भौतिक प्रदेश है। 4 भौतिक प्रदेशों में एक की जगह आपको तेथिस सागर लिखना है, अगले की जगह आपको गोंडवाना लैंड, फिर अगले की जगह तेथिस सागर, और लास्ट वाले में गोंडवाना लैंड। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं, इस बात का जवाब दे सकते हैं, सभी बच्चों को समझ में आ गई क्या? ये बात बताओ, सभी बच्चे समझ गए क्या? ये चीज बता दो एक बार, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बता दो मुझे, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आरजे देसी बॉय तेथिस सागर, सुमन कुमारी जी 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर सुमन कुमारी जी, बिल्कुल 11%। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, एकदम ठीक जा रहे हैं आप। जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं वो एकदम सही जवाब दे रहे हैं बच्चों। इसलिए आगे की बात कर लेते हैं, क्योंकि समझ में आ गया होगा यहां तक का मामला। आपको एक बार बता दीजिएगा मुझे कि सर हमें ये बात समझ में आ चुकी है। थंबनेल मेरी तरफ थंबनेल करके बताएं। हाँ जी, थंबनेल का इशारा करें और बताएं कि समझ में आ गया सर। बिल्कुल सुमन वर्मा जी, बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर। अभी थंबनेल करें सभी। अनीशा मीणा जी गुड इवनिंग, नमस्कार करते हैं अनीशा जी आपको। शेखावाटी से नमस्कार करते हैं। राजेश सेवदा जी, हाँ सर आगे, बिल्कुल ठीक है। आप जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हैं वो सभी बताएं कि समझ में आई। एक को भी ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आया हो। राजेश कुमार पचार जी, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको जान रहा हूं, समझ रहा हूं। यस सर, ठीक है, समझ में आ गई है। चलो और बताओ सुमन कुमारी, हाँ आ गई है सर। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे की। तो यहां से संबंधित और क्या प्रश्न हो सकता है, मोटे बातों की बात कर लेते हैं। तो मोटा प्रश्न एक और है कि यहाँ पर वर्षा कितनी मात्रा में होती है, यहाँ या फिर वहां, यहाँ पर जो वर्षा है वो कितनी होती है। तो देखो, मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। मरुस्थलीय भाग है, वर्षा बहुत ही कम होती है। तो आपको सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में प्रति वर्ष कितनी वर्षा होती है प्यारे दोस्तों। तो कहना 20 से 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, सेमी प्रति वर्ष। याद रहेगा क्या? 20 से 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? मरुस्थलीय भाग। कौन सा भाग है? मरुस्थलीय भाग है। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरावली का क्षेत्र है वो कितनी वर्षा प्राप्त करता है। तो 50 से 90 सेंटीमीटर प्यारे दोस्त, 50 से 90 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, आप सभी को समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों, ये बात क्लियर सी बात है, समझ में आई। अगर मैं बात करूं पूर्वी मैदानी भागों की, तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है एक वर्ष में। कितनी वर्षा प्राप्त करता है? 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है प्रति वर्ष। ठीक है, अगर मैं बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला यही भाग है। राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपके सामने पड़ा होगा, सीधा सीधा दिया हुआ होगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यहां पर प्रति वर्ष 80 से 120 सेमी
या इससे अधिक वर्षा होती है, या इससे अधिक वर्षा होती है। बताओ सभी दोस्त समझ गए हैं? ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं वर्षा वाले? अनीशा जी गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ अनीशा जी नमस्कार करते हैं, बिल्कुल नमस्कार आप सभी प्यारे दोस्तों को। चलिए अब बताओ मुझे कि यहां तक का मामला समझ में आया। चार चीजें हमने पढ़ ली है, क्षेत्रफल पढ़ लिया है, जनसंख्या पढ़ ली है, उत्पत्ति किसका कौन अवशेष है ये पढ़ लिया है, वर्षा की मात्रा भी हमने देख ली है कि कहां पर कितनी वर्षा होती है। तो फटाफट से मुझे बता दें कि कौन सी जगह कितनी वर्षा होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ा जाए और आगे पढ़ा जाए। फटाफट से मुझे बताओ। यस सर, आगे गुड, फटाफट जवाब दो दोस्तों, ठीक है। और समझना, मैं ये एक बात आपसे कहता आ रहा हूं और कह रहा हूं कि जितनी भी हमारी जो क्लासें हैं वो एकदम सीक्वेंस से और पूरी डिटेल के साथ में आपको मिलेंगी। आप तो बस धैर्य बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर के 4-5 क्वेश्चन करा करके कह दिया गया कि भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गया है। आपको भौतिक प्रदेश वैसे ही यहां पर पढ़ने को मिलेगा जिस प्रकार से आपको कोचिंग क्लासेस में ऑफलाइन में पढ़ने को मिलता है और फीस जमा करा करके आप पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहां पर देख सकते हैं। दुर्गादत्त जी जहांगीर गुड इवनिंग, नमस्कार। लेट आए हो भैया लेकिन आ गए हो, ठीक है, अच्छी बात है दुर्गादत्त। क्लास को पूरी देखना बेटा, समझ में बहुत सारी चीजें आने वाली है आज। चलिए आगे बढ़े। यहां तक की बातें सभी दोस्तों को समझ में आ गई तो आगे बातचीत करें, बताओ, ठीक है। तो चलिए और लिख लेते हैं हम कुछ चीजें। अगर मैं प्यारे दोस्तों यहां पर बात करूं तो आपके सामने एक प्रश्न और आता है कि यहां की मृदा की भी बात कर लीजिए सर। मृदा कहां पर कैसी मृदा पाई जाती है ये बात और कर लीजिए। तो ये पांचवी चीज डिस्कस कर रहे हैं हम कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो फटाफट से देख लीजिएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बात कर रहे हैं अब मृदा की, किसकी? मृदा की। और मृदा जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर तो आप सभी जानते ही हैं कि रेतीली मृदा पाई जाएगी सर। कैसी मृदा पाई जाएगी? रेतीली। रेतीली मृदा को दूसरे नाम से भी जानते हैं बलुई मृदा। कौन सी मृदा प्यारे दोस्त? बलुई मृदा। याद रह जाएगा, रेतीली या बलुई मृदा पाई जाएगी जिसके कण बहुत ही खुले होंगे और मोटे होंगे। इसका संगठन है, खुला संगठन पाया जाता है किसका? रेतीली मृदा का या बलुई मृदा का, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे देखते हैं ये रेतीली मृदा या बलुई मृदा। अब यहां पर देखो एकदम नॉर्मल सी बात आपको समझ में आ जाएगा कि अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है मित्र। ये क्या है? अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है। अरावली का पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते आपको ये बात समझना चाहिए कि भाई यहां पर रेतीली मृदा तो हो नहीं सकती, तो कैसी मृदा होगी? यहां पर पथरीली हो सकती है, कंकरीली हो सकती है, और पहाड़ों से जो मृदा का निर्माण होता है या जिस प्रकार की मृदा पहाड़ों में पाई जाती है उसका रंग अगर देखा जाए तो पीला, पीला और हल्का लाल रंग में दिखाई देगा आपको। पीला और हल्का लाल रंग दिखाई देगा प्यारे दोस्तों। तो याद रखना कि ये जो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है यहां की मृदा पथरीली, कैसी? पथरीली। पथरीली, पथरीली के साथ साथ आप कंकरीली भी कह सकते हैं प्यारे मित्र, कंकरीली। यहां पर पथरीली या कंकरीली मृदा पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर मैं पूर्वी मैदानी भाग की बात करूं, अगर मैं पूर्वी मैदानी भाग की बात करूं दोस्तों, तो मैदानों का निर्माण ही जल के द्वारा हुआ है। आप यूं कह सकते हैं कि जो मैदानी प्रदेश है उनका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से या मृदा से हुआ है। आप यूं कह सकते हैं कि असंख्य नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमा होने से या बहाकर लाई गई, या फिर यूं कह सकते हैं अपर्दित करके लाई गई मृदा से हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसके लिए सीधी सी भाषा में कि यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है प्यारे दोस्त, जलोढ़ मृदा है। कैसी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी भागों की, तो यहाँ की जो मृदा है वो काली मृदा, और काली मृदा को प्यारे दोस्त और किस नाम से जानते हैं? काली मृदा को आप रेगुर मृदा भी कह सकते हैं, रेगुर मृदा। ये याद हो गई है? अब बताओ मृदा तक की बातें आप सभी प्यारे बंधुओं को याद हो गई है क्या? फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से बताओ मुझे, क्या मृदा तक की बातें आप सभी प्यारे दोस्तों को याद हो गई हैं?
फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 5 चीजें हमने बेसिकली इसकी पढ़ ली हैं और ये पांचों की पांचों बातें आपको याद ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फटाफट से बताओ। जितने भी बच्चे लाइव हैं क्लास को शेयर कर दें, ये बार बार कहने की बात नहीं है प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दें। काली या रेगुन मृदा, जलोढ़ दोमट, बिल्कुल ठीक है। जलोढ़, राजेश गुड, पूजा गुड इवनिंग, नमस्कार विपिन सैन गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। चलिए, तो क्लास आपको समझ में आ रही है, ये बताओ। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं प्यारे दोस्तों, आपको याद रखनी है और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से, यहां पर ये सुविधा अवेलेबल है, मैं आपके कमेंट्स प्रॉपर देख रहा हूं प्यारे दोस्तों, ठीक है। यस सर, आ गई सर समझ में। राजेश सेवदा, बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह आज क्लास देख रहे हैं आप और बहुत प्यारा लग रहा है मुझे भी। आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास हुई है दुर्गा दत्त, लेकिन वो थोड़ी जल्दी हो गई है बेटा। आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब कौन सी क्लास हो रही है, ठीक है। ठीक है, क्लास हुई थी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास हुई थी बच्चा, लेकिन आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल में चैनल तो सब्सक्राइब है, लेकिन आपने क्या नहीं किया हुआ, बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ। जो बेल की घंटी की एक निशान आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप दबा लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कब कौन सी क्लास हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको एक बार हटा रहा हूं यहां से, देखिएगा आगे की बातें हम करते हैं, एक एक चीज को लेकर के डिटेल से हम चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों जो ये वर्षा से संबंधित बातें हैं, जलवायु से संबंधित, चलिए एक पॉइंट और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है पहले दोस्तों कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है। तो ये जलवायु से संबंधित एक पॉइंट और लिख लेते हैं। तो बताओ मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होगी? विषम प्रकार की होगी, शुष्क होगी और उष्ण होगी। ये आप सभी जानते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी मिलेगी आपको। जलवायु का मतलब एक स्थान पर कई दिनों का एक पर्यावरणीय स्थिति या वातावरणीय स्थिति को ही आप जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ की जलवायु कैसी मिलेगी मरुस्थलीय प्रदेश में? तो कहना कि विषम प्रकार की उष्ण या शुष्क जलवायु। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्त, समझ में आ गई है। अगर मैं बात करूं मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो यहां की जलवायु कैसी मिलेगी? आर्द्र रहेगी, लेकिन आर्द्र से थोड़ी कम आर्द्र रहेगी। तो इसके लिए आप एक शब्द काम में ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, उपार्द्र जलवायु। ये कैसी जलवायु है? उपार्द्र जलवायु। इसको अगर मैं खोल करके लिखूं यहां पर, तो थोड़ा सा देख लेना कि इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, उप आर्द्र जलवायु, उपार्द्र जलवायु कह सकते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर मैं पूर्वी मैदानी भागों की बात करूं, तो यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु है? आर्द्र प्रकार की जलवायु है। और यदि मैं अंतिम बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र। कैसी जलवायु है? अति आर्द्र जलवायु है। और यहाँ की जलवायु में आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक है। यहाँ की जलवायु में नमी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कहां की जलवायु में दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों की जलवायु में नमी की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण यहाँ की जलवायु को हम अति आर्द्र जलवायु कहते हैं, ठीक है। ये बात कंप्लीट है और अच्छे से समझ भी लेना मित्रों, बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ जी, समझ में आई है कि नहीं आई ये बच्चा? बताओ फटाफट से। अति आर्द्र, शाबाश मनोज गुजर, गुड इवनिंग मामा। अरे वाह भांजे, ठीक है। देख रहे हो ना बेटा, क्लास देख रहे हो ना, समझ में भी आ रही है क्लास, ये भी बताना मनोज। अर्ध शुष्क, बिल्कुल, शाबाश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे मित्रों का। चले आगे मित्रों, आगे की बात करें, ठीक है। अभी आप सभी बताओ कि यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर आगे की बात चालू करो।
एक बच्चा कह रहा है, राजेश सेवदा कह रहा है सर जिलेबी बता दो। जिलेबी बता देंगे बच्चा। तो यहां पर आप कह सकते हैं यह आपका क्षेत्र है मरुस्थली भाग, इसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं, अरावली के अंतर्गत 13 जिले आते हैं, और अगर बात करें आप पूर्वी मैदानी भागों के अंतर्गत तो यहाँ पर 10 जिले आते हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भागों के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। जरा ध्यान से देख लेना इन चीजों को। और जो अरावली वाला प्रदेश है उसके मुख्य जिले हैं उनकी संख्या केवल 7 है, मुख्य जिलों की संख्या 7 है प्यारे मित्र। और टोटल अगर जिले देखे जाए छुटपुट कोई भी पहाड़ी वहां पर अरावली की मिलेगी तो 13 जिले वहां पर माने जाते हैं। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ गई ये बात? ठीक है, शाबाश। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को शेयर कर दें, सबके पास पहुंचा दें। हाँ जी, चले आगे बढ़े। आप सभी रेडी हो? आगे की बात करें? ओके, आओ। तो अब बात करते हैं हम राजस्थान के जलवायु से संबंधित मोटी मोटी बातों की, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश हमें पहले पढ़ना है, कौन सा भौतिक प्रदेश हमें बाद में पढ़ना है। बहुत डिटेल से पढ़ना बेटा, आराम से पढ़ना, पेशेंस रखना, धैर्य की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि आपका एग्जाम जब तक आ जाए तब तक आपको इस तरीके से तैयार होना है कि प्रश्न कहीं से भी बन जाए, आपकी हद से बाहर नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी से बाहर कोई प्रश्न, ऐसा प्रश्न होना नहीं चाहिए एग्जाम में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ऐसा प्रश्न कोई होना नहीं चाहिए जिसके बारे में सोचना पड़े कि अरे यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, मतलब क्या ही बोले आप इस प्रश्न के लिए, तो यार ये तो मैंने पहली बार देखा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी है, मैंने तो ये पढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप एक ही किताब को पढ़ लीजिए, बहुत बार पढ़ लीजिए एक ही किताब को, तो कम से कम उस किताब में से आए हुए प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं, देखो कुछ संवर्षा रेखा है, जैसे 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। फिर उसके बाद करें तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है। और उसके बाद में बात करें हम तो 50, और कई जगह आपको ये 50 की जगह मित्र 40 भी मिलेगी। कितने भी मिलेगी? 40 भी मिलेगी। तो इन चीजों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि ये संवर्षा रेखा कौन कौन से क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये संवर्षा रेखा कौन कौन से भागों को अलग करती है। ठीक है, अब ये कैसे अलग करती हैं ये मामला भी मैं समझा दूंगा आपको। भैया आपका तो इतना सा काम है कि क्लास में आ जाए करें, समझाना तो मेरा काम है, क्लास देखना चालू कर दें, समझाना तो बच्चों मेरा काम है कि आपको कैसे आपके दिमाग तक बात को पहुंचानी है वो मेरे ऊपर छोड़ दे आप। चलिए खैर, बात कर रहे हैं हम किसकी? अलग अलग समवर्षा रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो एक रेखा का नाम हमने क्या रखा है? 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या नाम रखा है? 10 सेमी वर्षा रेखा। 10 सेमी वर्षा रेखा। अब ये 10 सेमी वर्षा रेखा है ना, ये 10 सेमी वर्षा रेखा किस किस को अलग करती है? तो बता दूं आपको कि 10 सेमी वर्षा रेखा पाकिस्तान व राजस्थान के मध्य स्थित है, या फिर राजस्थान को अलग करती है, राजस्थान को अलग करती है। ठीक है बच्चा, राजस्थान को अलग करती है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पाकिस्तान और राजस्थान को अलग करती है। ये कैसे करती है मैं नीचे समझाऊंगा आपको। ठीक है, और फिर यदि बात करें हम 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की, तो ये वर्षा रेखा कौन सी वर्षा रेखा? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये किस किस को अलग करती है? ये करती है मेरे मित्र पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब जरा और ध्यान देना इस बात पर कि इसके लिए हम यूं भी कह सकते हैं प्यारे दोस्त, इस बात के लिए हम यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान का मरुस्थली या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को, या फिर राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश को, मरुस्थली भाग को, मरुस्थली प्रदेश को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में
बांटने वाली, भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्लियर है? अगर हम बात करें 50 सेंटीमीटर वर्षा या 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की, तो इसके लिए कहना कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर। अब इस बात को समझने का प्रयास करें सभी बच्चे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तीनों की तीनों बातें आपको एक ही जगह कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, और फिर हम इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे की बातचीत हम तब करेंगे जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं प्यारे दोस्तों। चौधरी कमल सीकर, बिल्कुल ठीक है, नमस्कार। हाँ जी, आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं बच्चों, मैं देख भी रहा हूं आपके कमेंट्स। बहुत बढ़िया, आप सभी का शुक्रिया। बिल्कुल, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, फिर आगे बातचीत करते हैं। अब मैं समझाता हूं कि कौन सी वर्षा रेखा कहां कहां पर अवस्थित है, या फिर कौन सी रेखा किस किस क्षेत्र को अलग करती है। चलिए बात करें, आओ आ जाइए। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र देखना, और राजस्थान के क्षेत्र के कहां से होकर कौन कौन सी वर्षा रेखा गुजर रही होगी, इसके बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करना प्यारे मित्रों। अगर मैं राजस्थान के मैप की बात करूं, तो राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और राजस्थान के मैप में यहां पर आपको कौन कौन सी रेखाएं दिखाई देंगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप तो थोड़ी सी बात पर ध्यान रखें कि किस प्रकार से, इस बात का ध्यान रखें कि किस प्रकार से ये रेखाएं कौन से क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ये पूरा का पूरा आपका राजस्थान, और राजस्थान के यहां से होकर आप यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थान के इस भाग के इधर, इस तरफ, कौन सी तरफ? पश्चिम में, इस तरफ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है एक वर्ष में। 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है इस भाग में। इस राजस्थान का जो पश्चिमी छोर है, राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है, उससे पश्चिम में, उसके भी पश्चिम में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है एक वर्ष में। और यदि मैं बात करूं इसके पूर्व की, तो यहां पर होती है 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 10 सेमी वर्षा होती है। इस 10 सेमी वर्षा रेखा के इस तरफ तो 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और इस तरफ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इस तरफ है कौन? पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में वर्षा कम होती है, होनी भी चाहिए, ऐसा ही है वो, है ना? ठीक है, हमारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान का, फिर भी उछल कूद करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ लीजिएगा इस बात को। समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में कितनी समवर्षा रेखा, कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा काम करती है, कितने सेमी वर्षा रेखा काम करती है? तो आपको याद रखना है 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब राजस्थान के बीचों बीच यहां से होकर के आप देखते हैं कि यहां पर किसका विस्तार है? यहां पर अरावली का विस्तार है। ये कौन है? अरावली है। ये अरावली क्षेत्र है प्यारे दोस्तों। अब अरावली क्षेत्र के इस तरफ जो भी राजस्थान है, वो राजस्थान का आधे से अधिक भाग है, आप जिसको कहते हैं राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र या फिर उत्तरी पश्चिमी भाग, जहां पर मरुस्थल का विस्तार है। जहां पर किसका विस्तार है? मरुस्थल का विस्तार है। क्लियर है? ये बात समझ रहे हैं आप? जहां पर मरुस्थल का विस्तार है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा मरुस्थली पार्ट है, मरुस्थली भाग है,
मरुस्थली भाग है। अब इस मरुस्थली भाग के यहां से लगभग मध्य से होकर के एक वर्षा रेखा निर्धारित की गई है, जिसको 25 सेमी वर्षा रेखा कहते हैं। 25 सेमी वर्षा रेखा कहते हैं। अब इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो 25 सेमी वर्षा रेखा है ना दोस्त, ये 25 सेमी वर्षा रेखा ये कहती है कि इस वर्षा रेखा के इधर तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सेमी से कम वर्षा होती है, और इस तरफ 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सेमी से कितनी अधिक वर्षा होती है, मतलब ज्यादा वर्षा होती है, अधिक। तो बात समझ में आ रही होगी, ये बात भी समझना। तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को नहीं, पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये बात याद रखना। कौन से राजस्थान को दो भागों में बांटती है? पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी या 10 सेमी? बताओ, जवाब दो। पूर्णमल सैनी, गुड इवनिंग, नमस्कार पूर्णमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है क्लास में। ये बात समझ में आई है पूर्ण? अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज। चलिए आगे बढ़े। तो अब देखिएगा, अगला प्रश्न तो आपके भौतिक प्रदेशों की मोटी चीजों के अंतर्गत आपको बता दिया गया था, या फिर मैं आपको दोबारा इस बात से अवगत करा दूं कि ये जो वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है मित्र, अरावली वाला जो भाग है, इस अरावली के पश्चिम में तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेमी से कम वर्षा होती है इस तरफ। और अगर मैं पूर्व दक्षिण पूर्व की बात करूं तो यहां पर 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है, 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। ये बहुत काम की बातों में से एक है, समझने का प्रयास करें। अरावली के इस तरफ तो कितनी वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है प्रतिवर्ष, और अरावली के पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भागों में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसलिए इस रेखा को या इस सेंटीमीटर वर्षा रेखा को हम कह सकते हैं, अरावली राजस्थान के मध्य में है ना, राजस्थान के मध्य में मतलब दो बराबर भागों में बांट रही होगी अरावली भी। ये बात तो समझ रहे होंगे ना, अरावली भी राजस्थान को कितने भागों में बांट रही होगी? दो भागों में बांट रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे चले क्या? बताओ आगे चले क्या? सभी बच्चे बताओ कि आगे की बातचीत स्टार्ट की जाए क्या? बताओ, मैं देख रहा हूं बच्चों। राजेश मीना, गुड इवनिंग। नया हूं सर आज, शुक्रिया राजेश, स्वागत है आपका। क्लास को शेयर कर दे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पूर्णमल सैनी कुछ लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सर एक छोटा सा बच्चा बाप से हमेशा लड़ाई करता रहता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। उस बच्चे का नाम बताइए, मुझे शर्म आती है उस बच्चे का नाम लेने में। पूर्णमल ये तो पहली है यार, क्योंकि मुझे बहुत सीधी सादी बातें समझ में आती हैं। मुझे इतनी घुमा फिरा करके क्या ना कि चीजें पढ़ी हुई समझ में आ जाती है, लेकिन इस प्रकार की चीजें बहुत कम समझ में आती हैं पूर्णमल। ओके, शुक्रिया शुक्रिया राजेश। पीके राजस्थानी खंडावाड़ो, हाँ चालो गुरुजी, बिल्कुल शाबाश। पूजा जी हाँ, चलिए चलते हैं। सुमन कुमारी जी ठीक है। प्रमोद मुहाल, शुक्रिया मित्र, देखते रहो क्लास। चलिए रिंकू गुजर, गुड इवनिंग, नमस्कार करते हैं रिंकू जी आपको। चलिए बात करते हैं आगे। आप सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए, हमेशा ही स्वागत रहता है दोस्तों। आगे की बातचीत करते हैं। अब लेते हैं हम राजस्थान के एक एक भौतिक प्रदेश को बहुत बारीकी के साथ में।
ठीक है, एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में बहुत ही डिटेल से हम पता करने वाले हैं, तो धैर्य रख करके, थोड़ा सा पेशेंस रख करके आपको समझने की जरूरत है प्यारे दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे क्लास में, आपको बाद में पढ़ने की और बाद में आपको इसको दोहराने की बहुत कम जरूरत रहेगी। हालांकि दोहराना जरूरी होता है, बिना दोहराए चीजों को भूल जाया करते हैं। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, एक भौतिक प्रदेश को ले लेते हैं। भौतिक प्रदेश का नाम है हमारे यहां पर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। तो इसके बारे में जानो, ये किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार अगर मैं देखूं तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार, अगर या फिर मैं यूं कहूं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का इसका विस्तार देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो 640 किलोमीटर है। कितना है? 640 किलोमीटर है। और अगर मैं इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ देखूं तो लगभग 300 किलोमीटर इसका विस्तार है। अलग अलग पुस्तकों में आपको ये अलग अलग मिल सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे हो सकता है। ये डेटा आपके लिए सफिशिएंट है, यहां से ही प्रश्न पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये डेटा आप याद रख सकते हैं मित्रों। तो दो बातें आपको समझनी है कि ये लंबाई है, ये क्या है प्यारे दोस्त, ये लंबाई है, और ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी चौड़ाई। ठीक है, ये याद रखना आपको। क्लियर सी बात है, समझ में आ रही होगी। फिर आगे अगर हम बात करें इसके बारे में, आगे की हम चर्चा करें, तो आपको एक चीज और समझ लेने की आवश्यकता है कि जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, ये टेथिस सागर का अवशेष होने के कारण यहां जो निम्न भूमि में वर्षा जल इकट्ठा हो जाने से, वर्षा जल एकत्र होने से निर्मित छोटी छोटी झीलें सामान्यतया कैसी होंगी प्यारे दोस्त? खारे पानी की होंगी। कैसे पानी की होंगी? खारे पानी की होंगी। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी आप सबको समझ में आई होगी। खारे पानी की ये झीलें क्यों होती हैं राजस्थान में? खारे पानी की अधिक झीलें होने का कारण क्या है? कौन बताएगा? फटाफट जवाब दो। राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें होती है, और मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलें होती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका जवाब दे, फटाफट से जवाब दे, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स। पूजा जी उत्तर दे रही है खारे पानी की झीलें हैं। बिल्कुल ठीक है, यही मैं कह रहा हूं कि खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं, ये ठीक है बात। लेकिन खारे पानी की झीलें क्यों है? कारण क्या है ये बताएं। ये ठीक बात है आपकी कि खारे पानी की झीलें हैं, ये ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है, रीजन क्या है कि पश्चिमी राजस्थान की जो झीलें हैं, और उनमें भी अगर बात करें तो प्राकृतिक झीलों की बात करें तो वो खारे पानी की झीलें हैं, या किसी भी प्रकार से जो गड्ढा बना और गड्ढे में पानी, वर्षा का जल जो भर गया है वो खारा हो गया, इसका क्या कारण है? पूर्णमल बिल्कुल वो बच्चा नहीं है, बदमाश है, और बदमाश को उसकी औकात याद दिलाना जरूरी हो जाता है। नागौर जिले में बिल्कुल ठीक है राजेश, बिल्कुल ठीक जा रहे हो बेटा। सुमन कुमारी जी टेथिस सागर के कारण बिल्कुल सही उत्तर दे रही हैं कि ये जो अवशेष है नमक के कारण, बिल्कुल नमक कौन घोल करके आता है नमक उसमें राजेश? कि नमक के कारण खारी होती है, उनका स्वभाव है। देखिए जलीय स्वभाव, जल की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है, या तो मीठा हो सकता है या तो खारा हो सकता है। तो राजेश कह रहा है
राजेश कह रहा है कि सर वो उसमें नमक के कारण वो खारी होती है। हाँ ये ठीक है यार, लेकिन नमक उसमें मिलाकर के कौन आता है राजेश? सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण, सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण खारापन सर्वाधिक होता है। ये भी ठीक है राजेश 50, बिल्कुल गुड़िया ये बात ठीक है आपकी, समझ में आ रही है। लेकिन ये कारण, इसका मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन क्या है? इसमें कोई मिलाता थोड़ी है सोडियम क्लोराइड, ये तो टेथीस सागर के कारण ऑलरेडी इसमें गुण है भाई, लवणता की मात्रा ज्यादा है इस क्षेत्र की, तो इसलिए यहां पर जितना भी जल इकट्ठा होगा उसमें लवण घुल जाते हैं, और लवणों के घुल जाने से इनका जो स्वभाव है, इसके इन झीलों के जल का स्वभाव है वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन सी बात है और नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बात करें क्या? ये बताओ, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित आगे की बात करें क्या? चलिए, तो आगे की अगर चर्चा की जाए दोस्तों, तो वहां पर एक प्रश्न निकल करके आता है। देखना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित बहुत काम की बातें हैं कि जो पूरा का पूरा मरुस्थली भाग है, मरुस्थली भाग है, मरुस्थली प्रदेश को जलवायु के आधार पर या वर्षा प्राप्ति के आधार पर, वर्षा प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, अब वो कौन से दो भाग हैं देख लेना। एक पार्ट का नाम है शुष्क मरुस्थली प्रदेश, ठीक है, और दूसरे पार्ट का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको। दो भागों में हमने बांट लिया है, एक है शुष्क मरुस्थली प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को हमने मित्रों दो भागों में बांट लिया है, और दो भागों में से एक भाग का नाम हमने क्या रख दिया है? शुष्क मरुस्थली प्रदेश रख दिया है, और दूसरे भाग का नाम हमने क्या रख दिया है? अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश रख दिया है। ठीक है, जो अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश है वो कौन सा क्षेत्र होगा, और जो शुष्क मरुस्थली प्रदेश है वो कौन सा क्षेत्र होगा, आपको बताना है। तो बात करें हम शुष्क मरुस्थली प्रदेश की, किसकी प्यारे दोस्तों? शुष्क मरुस्थली प्रदेश की। तो शुष्क का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर बिल्कुल भी जल की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती या नहीं मानी जानी चाहिए। तो क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा बहुत ही कम होती है, तो देख लेंगे कि वर्षा बहुत कम होती है तो कितनी होती है। देखना प्यारे दोस्तों, 25 सेंटीमीटर से 25 सेमी से कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, राजस्थान का राज्य का पश्चिमी भाग आज शुष्क मरुस्थली प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शुष्क मरुस्थली प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह बात बहुत ही आसान है, समझने वाले के लिए बहुत ही आसान है कि जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का मतलब अगर मैप में मैं बात करूं तो जैसलमेर की दिशा का जो क्षेत्र है, जैसलमेर साइड का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों के अंतर्गत आएगा। उसमें जैसलमेर का क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है और जोधपुर का भी कुछ पार्ट है। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है।
अगर मैं बात करूं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर भी हम वर्षा के आधार पर कह सकते हैं कि 25 सेमी से अधिक या 50 सेमी तक वर्षा प्राप्त करने वाला मरुस्थलीय प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। और एक बात समझ लें कि यहाँ की जलवायु शुष्क नहीं अर्ध शुष्क जलवायु है, और यहाँ की जलवायु बिल्कुल शुष्क है। यहाँ पर नमी की या वायुमंडल में नमी की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी नमी की मात्रा की कमी या नमी की कमी होती है। यहाँ पर वायुमंडल में नमी की कमी और यहाँ पर उसकी अपेक्षा किसकी अपेक्षा? शुष्क की अपेक्षा नमी अधिक पाई जाती है। तो ये बात समझने की जरूरत है। आप सभी को समझ में भी आ गई होगी, ये बात बहुत कॉमन सी बात है। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है आप सभी को? ये बात समझ गए हैं क्या? बिल्कुल समझ जाने की जरूरत है भैया। भाई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने लेकर के आऊंगा। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम इससे संबंधित प्रश्नों के हल ढूंढेंगे, ठीक है? और उस समय देखा जाएगा आपका परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन हुआ है। आप क्या पहले से अच्छे क्वेश्चन के जवाब देने लगे हैं, नहीं देने लगे हैं, तो क्या वजह रह गई है? ठीक है, तो एक बार सभी बता दें मुझे कि यहां तक की बात समझ में आ गई, फिर आगे बढ़े। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो आगे की चर्चा करें। पहले दोस्तों अभी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से, बड़ा खोल करके इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बता दो मुझे, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ये बात आपको समझ में आ गई है? चलो फिर आगे की बात कर लेते हैं। यस यस लिख करके भेजिएगा एक बार। जेसीआई करियर कोचिंग, राम राम गुरु, राम राम करते हैं भैया। आप अपना नाम भी लिख करके बता दें कि कौन सा है आप, चलिएगा। शुक्रिया राजेश। पूरणमल सैनी भाई, सैटरडे को क्यों नहीं आए आप प्लीज? पूरणमल थोड़ा सा क्या रहता है ना कि सैटरडे और संडे को सोचते हैं कि कोई और जरूरी काम निपटा ले, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। बाकी कोशिश रहेगी कि आया जाए। चलिए शुक्रिया आप सभी मित्रों का। चल पढ़ रहे हैं आप अच्छे से? चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है मित्रों? हाँ जेसीआई जी नमस्कार करते हैं आपको, नमस्कार कर रहे हैं, बहुत ही दिल से नमस्कार कर रहे हैं आपको। रिंकू जी गुजर कह रही हैं कि सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। अच्छा, वो पहले वाले प्रश्नों के उत्तर है आपके। चलिए खैर, चलिए राजेश इंद्रा की एक बहुत ही बेहतरीन शायरी है आपके मुस्कुराने के लिए। जो मेहनत करता है वो उसको फल अवश्य मिलता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे ने लिखा है तो पढ़ देता हूं, आप सबके लिए पढ़ देता हूं। प्यारे दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। देख लीजिएगा, ध्यान देना इस बात पर, ये बहुत काम की सी बात है आपके लिए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। याद रखिएगा, जिस दीपक में
आग है उसी में तो उजाला होगा, ये भी याद रखिएगा आप। जो दिया जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, ये बात बहुत काम की सी आपके लिए। चलिए खैर आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात सभी प्यारे मित्रों को समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न जो मैंने बहुत पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया था कि राजस्थान का जो मरुस्थल है या राजस्थान में जो विस्तृत मरुस्थलीय प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है, तो ये बात भी याद रखनी है। फिर हम शुष्क और अर्ध शुष्क को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बात राजस्थान में विस्तृत मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। और एक प्रश्न बहुत काम का है। अब अगला प्रश्न आपके लिए बेहद जरूरी प्रश्न, और इसको जानना जरूरी भी है। अब प्रश्न टाइप में मैं लिख रहा हूं और आपको उत्तर देना है कि थार के मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक कहां है। अब चार ऑप्शन आपके लिए ये रहे, चार ऑप्शन ये है कि कहां है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों भारत, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी चीन। फटाफट से जवाब दे दें। ऐसे ऑप्शन दिए हैं मैंने, आप आंख बंद करके जवाब दे सकते हैं। बहुत ही सरल ऑप्शन दे दिए हैं, इसका जवाब दे दो सभी बच्चे फटाफट। और ए बी सी डी लिख करके जवाब देना, केवल मैं समझ जाऊंगा। फटाफट से जवाब दो, फिर आगे की चर्चा करें। टाइम हो गया क्या यार, ये समय। चलो लास्ट क्वेश्चन मान लीजिएगा इसको, अब जवाब दे दो यार। ए और भी सभी बच्चे जवाब दे दो, फटाफट जवाब दे दो। लेकिन सभी बच्चे जवाब दे दो, जितने लाइव है सबके सब जवाब दे दो एक बार, ताकि पता चल जाए कि कितना क्या है, आपको पता है कि नहीं है, कि थोड़ा बहुत जानते हो कि नहीं जानते हो, कि क्या ऐसे ही आप मतलब केवल दिल रखने के लिए ठीक है सर पढ़ रहे हैं। हंसी मजाक करो सर लास्ट में, जिंदगी हंसी मजाक है यार। कोरोना ने देखो क्या तबाही मचाई हुई। हाँ ए सभी के उत्तर ये आ रहे हैं। फटाफट से और जवाब दे दो, जल्दी दे दो यार, ताकि बात को आगे बढ़ाएं और फिनिश भी करें, क्लास को भी फिनिश करें। आज की क्लास भी आपको कैसी लगी ये भी लिख करके बता दो। इस प्रश्न का जवाब तो मैं देकर ही जाऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन ये बता दो एक बार कि क्लास, आज की जो क्लास है हमारी वो कैसी रही है, आपको समझ में आया है, और आया है तो किस तरह से आया है, बेहतरीन आया है या फिर एवरेज आया है, किस तरह से। हाँ पता ही नहीं, बिल्कुल बेटा राजेश, पता कैसे चलेगा। देखो जब हम किसी चीज में लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो चीजें बहुत आसान भी लगने लगती हैं और उसमें मन लगने लगता है हमारा। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मन लगने लगता है। अब इसको आप कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि जो चीज हमें अच्छी लगने लगती है वहां पर हमारा मन लगने लगता है। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का उत्तर वैसे गलत है, लेकिन इस चीज का मैं साफ उत्तर देके जाता हूं बेटा आपको। इसका उत्तर है हरामखोर, है ना, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये थार के मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा यहाँ पर है बेटा, हमारे यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर सी बात है, समझ गए होंगे। सर हमने तो इसका नाम नहीं लेना चाहते थे इसलिए उत्तर नहीं दिया, है ना, ऐसा भी बोलेंगे कई बच्चे। सर हम तो इसका नाम ही नहीं लेना चाहते थे इसलिए हमने इसका उत्तर ये नहीं दिया। ठीक, चलिए तो आज के आनंद की जय।
आप सभी प्यारे दोस्तों के साथ में पढ़ करके पढ़ा करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिलती हैं। और कोशिश रहे हमेशा आप लर्नर बने रहे, शिक्षार्थी बने, आप किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से सीखने का प्रयास करते रहे। जीवन भर जो सीखने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए सारी चीजें खुली, ओपन माइंडेड रहती हैं। तो आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहे। कोई भी क्लास आप ज्वाइन करें तो उसको इस तरह से लेके आज इससे मुझे कुछ तो नया मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए पहले दोस्तों इतना ही आपके साथ। आप दीजिए इजाजत। आपको मैं जैसा कि रोज ही कहता हूं कि कोरोना का प्रकोप है वो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रभावी हो गया है अब, तो उसको दूर किया जा सकता है या फिर उससे बचा जा सकता है, इस बात पर आप खुद गौर करें। उसको दूर तो किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन आप बचाव रखें अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने परिवार को जितना हो सके आवश्यक कार्यों से ही बाहर जाने दें, और आप खुद भी उतना ही बाहर निकले जितना आपको जरूरी होता है, क्योंकि ये जीवन है तो सब कुछ है, जीवन तो होना ही चाहिए प्यारे दोस्तों। और आज का जो माहौल बन गया है उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करें। कोई भी बच्चा ये दिमाग नहीं लगाए कि यार मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, मैं मतलब यहाँ पर क्या करूं, ये दुनिया ही बेकार है ना। और किसी से भी कुछ भी होता है, कोई छोटी मोटी बात होती है, बोला यार उसने तो मेरे को फोन ही नहीं किया, शाम को 6 बज गए और फोन नहीं किया, 7 भी बज गए, सर की क्लास भी समाप्त हो गई है, फोन नहीं किया तो मैं क्या करूं, सुसाइड कर लूंगे। ना ना, बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आपको। आप बहुत ही वीर बहादुर बच्चे हैं। तो धन्यवाद आज के लिए आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है,